नमस्कार, मेरा नाम है प्रवीण दुबे। चलिए आज हम केमिस्ट्री के 9th क्लास के सीबीएसई के एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, बेसिकली हमने इसके पहले जो यूनिट है मैटर इन आर सराउंडिंग, उसमें हमने ये देखा था कि मैटर जो होता है उसका सॉलिड, उसका फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, मैटर किन चीज़ों से मिलकर बनता है, उन पार्टिकल्स के जैसा हमने देखा था कि मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलकर बनता है, उन पार्टिकल्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उन कैरेक्टरिस्टिक्स की हमने बात की थी। साथ ही साथ सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनके इंटर कन्वर्जन के बारे में हमने देखा था, और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जैसे हमने देखी थी एवेपोरेशन वगैरह, तो ये सारी चीज़ें हम कर चुके थे। ठीक है, आइए इस यूनिट में ये एक बहुत अच्छी यूनिट है। हम कह सकते हैं कि थोड़ी सी ये लेंदी यूनिट भी है, इसमें कई सारी चीज़ों को हम यहाँ पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम प्योरिटी के बारे में पढ़ेंगे कि प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। प्योर सब्सटेंस में हम देखेंगे कि एलिमेंट क्या होते हैं और कंपाउंड क्या होते हैं। साथ ही साथ फिर इम्प्योर में हम देखेंगे कि मिक्सचर क्या होता है। ठीक है, मिक्सचर में हम होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दो तरीके के मिक्सचर देखेंगे, और होमोजीनियस में हम सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि सॉल्यूशन क्या होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, जो देखने में कैसे लगते हैं, होमोजीनियस बट उनका एक्चुअल नेचर क्या होता है, हेट्रोजीनियस होता है। उसके बाद अगला जो हमारा वो होगा हेट्रोजीनियस में सस्पेंशन क्या होते हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। सबसे लास्ट में हम सेपरेशन मेथड्स देखेंगे, और सेपरेशन मेथड्स के थ्रू हम ये देखेंगे कि मटेरियल को सेपरेट क्यों करते हैं। आखिर इस यूनिट को पढ़ने का ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसे फर्स्ट यूनिट को पढ़ने का ऑब्जेक्टिव था कि हमें मैटर के बारे में जानना था कि मैटर किस तरीके से तैयार होता है, मैटर को बनाने वाले पार्टिकल्स के क्या नेचर होते हैं, ये सारी चीज़ें इस यूनिट में हम ये देख रहे होते हैं। देखिए, मैटर छोटा सा पार्टिकल है। ठीक है, मैटर जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बनता है। अच्छा, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स आपस में मिलकर के एक बड़ा सब्सटेंस बनाते हैं। ठीक है, अब ये सब्सटेंस क्या होते हैं, ये सब्सटेंस हमेशा नेचर में कभी भी आपको बहुत प्योर स्टेट में नहीं मिलेंगे, वो मिक्सचर मिलते हैं। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस नेचर में आपको बहुत प्योर स्टेट में बहुत कम ही मिलता है। ठीक है, अच्छा, सब्सटेंस के तौर पे मैं बात करूं, जैसे मैंने कहा कि मुझे NaCl चाहिए, तो NaCl भी आपको नेचर में बहुत कम प्योर मिलेगा। मैंने कहा मुझे वाटर चाहिए, वाटर भी आपको नेचर में प्योर बहुत कम मिलेगा। ठीक है, अब प्योर कम मिल रहा है तो मैं उसको प्योर क्यों कर रहा हूं। देखिए, किसी भी मटेरियल को यदि आपको प्रॉपरली स्टडी करना है तो उसका प्योर अमाउंट आपके पास, प्योर सब्सटेंस आपके पास होना जरूरी है। मान लीजिए आपको पानी की स्टडी करनी है, बट पानी आपके पास प्योर नहीं है, उसमें NaCl भी डिजॉल्व है, उसमें सैंड भी डिजॉल्व है, उसमें सॉइल भी डिजॉल्व है। तो आप यदि उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करोगे तो क्या करोगे, साथ ही साथ में उसमें आप NaCl की भी स्टडी कर रहे होगे, उसमें आप अदर सैंड, सॉइल, उन सबको मिला जुला करके स्टडी कर रहे होगे, तो आपके रिजल्ट सही नहीं आएंगे। तो किसी भी मटेरियल की हमें स्टडी करनी है तो हमें उसको प्योर कंडीशन में लेना जरूरी है। इसीलिए हम इस यूनिट में सबसे पहले इम्प्योर और प्योर को पढ़ेंगे, बाद में प्योरिटी की मेथड सीखेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब हमने मैटर के क्लासिफिकेशन को देखा था, तो मैटर के क्लासिफिकेशन को हम दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, एक तो फिजिकल और दूसरा केमिकल। फिजिकल क्लासिफिकेशन में हमने उसके एक्सटर्नल पार्ट को देख करके बात की थी, तो हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में बात की थी। बट केमिकल के बारे में हमने कहा था कि इसका डिस्कशन हम नेक्स्ट यूनिट में करेंगे, और वो यूनिट है ये वाली। ठीक है, तो केमिकल क्लासिफिकेशन में 2 पार्ट होते हैं, एक तो होता है प्योर और एक होता है इम्प्योर। ठीक है, ठीक है, तो ये केमिकल, जब हम मैटर का केमिकली क्लासिफिकेशन करते हैं, मतलब हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को ध्यान में रख करके उसको क्लासिफाई करते हैं, तो हम उसको दो तरीके से हम उसको क्लासिफाई करते हैं, डिवाइड करते हैं। एक तो प्योर सब्सटेंस और दूसरा इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस की भी 2 कैटेगरी हैं। प्योर सब्सटेंस हैव 2 कैटेगरीज, वन कैटेगरी इज एलिमेंट एंड अदर कैटेगरी इज कंपाउंड। और इम्प्योर जो होता है, इम्प्योर को ही हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। मिक्सचर को भी हम जनरली तौर पर 2 में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक तो होगा हमारा होमोजीनियस
और एक होगा हेट्रो। ठीक है, तो एक क्लासिफिकेशन हमारा क्या हो गया, होमोजेनियस, और दूसरा क्लासिफिकेशन हमारा मिक्सचर का हो गया हेट्रोजीनियस। तो अब हमें क्या क्या पढ़ना है यहाँ पर प्योर के बारे में, एलिमेंट, कंपाउंड, या होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस की यदि हम बात करें तो सॉल्यूशन ये होमोजीनियस होता है, और हेट्रोजीनियस की हम बात करें तो इसमें हम दो पढ़ेंगे, कोलाइड और यहां पर सस्पेंशन। ठीक है, तो कोलाइड और सस्पेंशन के बारे में हम यहां डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा क्लासिफिकेशन हम देख रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं और बात करते हैं फिर मैटर के केमिकल क्लासिफिकेशन में प्योर और इम्प्योर की डेफिनेशन पे। ठीक है, चलिए। ठीक है, अब देखिए प्योर जब हम बात करते हैं, हम अपनी डेली लाइफ में जब किसी प्योर सब्सटेंस की बात करते हैं कि ये सब्सटेंस प्योर है या ये सब्सटेंस इम्प्योर है, ठीक है, तो हमारी डेली लाइफ का प्योर सब्सटेंस और केमिस्ट्री के प्योर सब्सटेंस में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। जैसे मान लीजिए हम अपनी डेली लाइफ में कहते हैं मिल्क, मिल्क को हम क्या कहते हैं कि यदि मिल्क बिल्कुल तत्काल का फ्रेश मिल्क हमें मिल रहा है तो हम उसको प्योर कहते हैं। लेकिन यदि हम केमिस्ट्री के हिसाब से देखें तो मिल्क क्या है, मिक्सचर है। ठीक है, हमारी डेली लाइफ के हिसाब से एक मिनरल वाटर जो है, जो मिनरल वाटर की को भरा हुआ है बॉटल में, उसको हम क्या बोलेंगे, प्योर बोल सकते हैं। बट केमिस्ट्री के हिसाब से वो क्या है, मिक्सचर है। ठीक है, क्यों, उन्हीं चीजों पर हम उनके कुछ पॉइंट्स को यहां पर देखते हैं कि प्योर क्या होता है और इम्प्योर क्या होता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा मैं सोडियम का एक टुकड़ा ले लूं, केवल सोडियम का टुकड़ा, तो उसमें क्या है, सोडियम, सोडियम के एटम है, ये सारे एटम काय के हैं, सोडियम के हैं। तो मैं कहूंगा मेरे पास प्योर सोडियम की प्योर सोडियम एलिमेंट है। कौन क्या है, सोडियम एलिमेंट है। इसके बजाय यदि मैं ले लूं H2O, तो अब मेरे पास यहां पर क्या है, ये मेरे पास HOH, 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 मैं कहूंगा मेरे पास H2O का सैंपल है। अच्छा, ये जो हैं ये क्या थे, ये मेरे पास एटम थे, और ये जो है ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास मॉलिक्यूल है। अब देखिएगा, यदि मैं अकेला सोडियम का सैंपल लेता हूं तो ये भी प्योर है, यदि मैं अकेला वाटर लेता हूं तो ये भी प्योर है। फिर आप कहोगे कि सर ये तो यहां पर एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, या एक 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो ऐसी कंडीशन में हम इसको प्योर कैसे बोलें, ये तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर होना चाहिए। नहीं, ये कंपाउंड है, और कंपाउंड की कैटेगरी में जो सब्सटेंस आते हैं उनको हम मिक्सचर नहीं बोलते हैं, कंपाउंड एक अलग कैटेगरी है और वो प्योर में आती है। ऐसी कंडीशन में सवाल ये उठता है कि आखिर प्योर होने का क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, तो प्योर होने के हम कुछ क्राइटेरिया यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जो सब्सटेंस उस क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे वो सब्सटेंस प्योर माने जाएंगे, जो सब्सटेंस उस क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करेंगे वो सब्सटेंस इम्प्योर माने जाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं प्योरिटी की डेफिनेशन क्या है, या प्योर होने का मतलब क्या है। देखिए, प्योर की हम सबसे पहली बात करें तो सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। आप चाहें तो नोट कर लें, सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, दीज पार्टिकल्स आर मे बी एटम्स और मॉलिक्यूल्स। नोट कर लीजिएगा, सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स एंड दीज पार्टिकल्स मे बी एटम्स और मॉलिक्यूल्स have unique properties। इसके बाद नोट करिएगा, all elements, all compound, all metal, all non-metals और gases, ठीक है, when taken in single। जैसे मान लीजिए आप ऑक्सीजन अकेले लेते हैं, आप हाइड्रोजन अकेले लेते हैं, तो आप उसको क्या बोलेंगे, उसको आप प्योर सब्सटेंस बोलेंगे।
अब प्योर सब्सटेंस के क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगे? तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक होगा होमोजीनियस। सबसे पहले तो मेड अप फ्रॉम सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं? एटम और मॉलिक्यूल। जो प्योर सब्सटेंस होता है वो सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलके बनता है, और ये सब्सटेंस आपके एटम भी हो सकते हैं, आपके मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। ये पहली चीज है। दूसरी हम बात करेंगे, ये क्या होता है? होमोजीनियस। होमोजीनियस थ्रू आउट इट्स मास। इसके सारे मास में पूरी की पूरा जितना भी हम मटेरियल देंगे उसमें ये कैसा होगा? होमोजीनियस मैटर का होगा। कैन नॉट सेपरेट इनटू अदर सिंपल सब्सटेंस बाय फिजिकल मेथड। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जिसके थ्रू हम प्योरिटी को डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी सब्सटेंस को केवल फिजिकल मेथड के थ्रू यदि हम और सिंपलर सब्सटेंस में क्या नहीं कर पा रहे हैं, यदि हम उसको और सिंपलर सब्सटेंस में नहीं तोड़ पा रहे हैं, तो हम उसको कहेंगे प्योर सब्सटेंस। इसको समझ लीजिए कैसे? जैसे मेरे पास पानी में घुला हुआ नमक का सॉल्यूशन है, ठीक है। अब यदि मैं चाहूं तो उसको बॉईल करा के, उसका एवेपोरेशन करा के सॉल्ट को अलग कर दूंगा और वाटर को अलग कर दूंगा। तो फिजिकल मेथड के थ्रू मैं क्या कर रहा हूं? टू सिंपलर सब्सटेंस में उसको अलग अलग कर रहा हूं। तो जो सॉल्यूशन है वो क्या है? प्योर सब्सटेंस नहीं है। लेकिन मैं बात करूं जैसे वाटर की, वाटर काय से मिलके बनता है? ऑक्सीजन से और हाइड्रोजन से। अब यदि मैं कोई भी फिजिकल मेथड इस्तेमाल करूं तो किसी भी फिजिकल सेपरेशन की किसी भी फिजिकल मेथड का उपयोग करके मैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग अलग नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मिलने से जो वाटर है वो क्या है? प्योर सब्सटेंस है। दूसरा, प्योर सब्सटेंस की एक और प्रॉपर्टी, अभी हम इसको नोट कर लें, फिर हम इसको 1 to 1 डिस्क्राइब कर देंगे। फिक्स केमिकल कंपोजिशन। Fixed chemical composition and unique properties। चलिए 1 to 1 हम चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम ये वाला आप लिखना चाहें तो ये लिख लीजिएगा। पहला तो हम इसी को लिख लेते हैं कि जो प्योर सब्सटेंस होते हैं मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स, एंड दीज पार्टिकल्स मे बी एटम्स, मे बी मॉलिक्यूल्स। मतलब केवल एटम से बनने वाला मटेरियल प्योर नहीं होगा, मॉलिक्यूल से बनने वाला मटेरियल भी प्योर हो सकता है। और मॉलिक्यूल कैसे हो सकते हैं? सेम एलिमेंट के भी हो सकते हैं और डिफरेंट एलिमेंट के भी हो सकते हैं। तो पहली कंडीशन हमने समझ ली, ठीक है। दूसरी, जितने भी प्योर सब्सटेंस होंगे हमेशा होमोजीनियस होंगे। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? होमोजीनियस का मतलब होता है कि हम अपनी नेक्ड आइज के थ्रू उनको अलग अलग सेपरेट करके नहीं देख सकते हैं। उनका एक फिक्स साइज होता है। उस साइज को हम आगे जब होमोजीनियस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे वहां डिस्कस करेंगे। कैन नॉट सेपरेट इनटू अदर सिंपलर सब्सटेंस बाय फिजिकल मेथड। इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि यदि वो प्योर सब्सटेंस है तो उसको किसी भी फिजिकल मेथड के थ्रू सेपरेट नहीं किया जा सकता है। हाँ, केमिकल मेथड के थ्रू किया जा सकता है। जैसे वाटर है, वाटर को हम केमिकल मेथड के थ्रू हाइड्रोजन ऑक्सीजन में तोड़ सकते हैं, किसी और सब्सटेंस में बना सकते हैं, बट फिजिकल मेथड के थ्रू। अगली बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फिक्स केमिकल कंपोजिशन। जो आपका प्योर सब्सटेंस होता है उसका फिक्स केमिकल कंपोजिशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा वाटर। अब वाटर का फिक्स केमिकल कंपोजिशन क्या है कि हाइड्रोजन के 2 एटम होंगे और ऑक्सीजन का 1 एटम होगा। तो ये क्या है? जैसे NH3 है, NH3 में हमेशा नाइट्रोजन का 1 एटम होगा और 3 एटम ऑफ हाइड्रोजन।
तो इसका मतलब है फिक्स केमिकल कंपोजिशन, इसका फॉर्मूला एक इसका किसी प्योर सब्सटेंस का एक यूनिक केमिकल फॉर्मूला होगा और उसकी यूनिक केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है, तो अब आई होप आप प्योरिटी के बारे में बहुत प्रॉपर तरीके से समझ गए होंगे कि प्योरिटी का मतलब क्या है। प्योरिटी का मतलब ऐसे सब्सटेंस से है जिसका केमिकल फॉर्मूला हो, जिसका एटम या मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता हो, ठीक है, जिसको हम फिजिकल मेथड के थ्रू सिंपलर सब्सटेंस में नहीं तोड़ सकते हो, जिसका होमोजीनियस नेचर हमको दिख रहा हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये आप प्योरिटी की डेफिनेशन और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब इसके बाद एग्जाम्पल की हम बात करें तो जितनी एलिमेंट्स हैं वो सारी की सारी प्योर हैं, जितने कंपाउंड्स हैं वो सारे के सारे प्योर हैं। जबकि दो एलिमेंट आपस में ना मिले, जबकि दो कंपाउंड आपस में ना मिले, जबकि कोई दो तरीके के एटम फिजिकली आपस में ना मिले, यदि केमिकली कंबाइन करके वो मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो वो प्योर माना जाएगा। लेकिन जैसे मैंने कहा, मैंने आयरन का पाउडर लिया और एल्यूमिनियम का पाउडर लिया, दोनों को मिला दिया, ठीक है, तो वो प्योर नहीं है, वो मिक्सचर है। लेकिन यदि मैंने एल्यूमिनियम और आयरन के पाउडर को लेकर के उनसे कोई कंपाउंड बना दिया तो वो क्या माना जाएगा, प्योर माना जाएगा। ठीक है, तो ये प्योरिटी की बात हमने यहां कर ली। चलिए अब हम इससे आगे चलते हैं। ठीक है, प्योरिटी के बाद प्योरिटी में हम देखते हैं सबसे पहला जो हम प्योर सब्सटेंस पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं एलिमेंट। एलिमेंट, तो एलिमेंट की डेफिनेशन क्या है, मेड अप फ्रॉम ओनली वन काइंड ऑफ एटम, मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, जो केवल सिंगल टाइप के एटम से मिलके बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एलिमेंट कहते हैं। एटम के बारे में आप जो लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री के मेरे वीडियोस पढ़े हुए हैं आप उसको डिटेल में देख सकते हैं, वहां पर एटम की बात हमने की है। एलिमेंट की बात करें, जैसे हमने कहा H एलिमेंट है, सोडियम एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, कार्बन एलिमेंट है। इस तरीके से नेचर में तकरीबन 118 एलिमेंट्स या अभी तक हमने डिस्कवर्ड की हैं, 118 से लेकर 120 तक के बीच में डिस्कवर्डेड हैं। इन डिस्कवर्डेड एलिमेंट में से केवल कुछ एलिमेंट्स ऐसी हैं जिनके हमें एटम मिलते हैं और कुछ ही एलिमेंट ऐसी हैं जो हमें प्योर स्टेट में मिलती हैं। ठीक है, एटम में मिलना एक अलग बात है, प्योर स्टेट में मिलना एक अलग बात है। नेचर में केवल कुछ ही एलिमेंट्स ऐसी हैं जो हमें प्योर स्टेट में मिलती हैं, जैसे कि सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। इनके हमें कंपाउंड नहीं मिलते हैं, ये प्योर स्टेट में मिलती हैं। तो क्या सोडियम हमें प्योर स्टेट में नहीं मिलता है? नहीं, सोडियम का हमें कंपाउंड मिलता है। ऑक्सीजन हमें प्योर स्टेट में नहीं मिलती है, ऑक्सीजन प्योर स्टेट में मिलती है लेकिन उसका एटम नहीं मिलता, उसका मॉलिक्यूल मिलता है। नाइट्रोजन प्योर स्टेट में मिलती है। अच्छा, ऑक्सीजन का एटम भी मिलेगा तो वो मिक्सचर के फॉर्म में मिलेगा, अकेली ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी, नाइट्रोजन मिलेगी, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड सब मिली हुई है। ठीक है, तो हमको नॉर्मली तरीके से कोई भी एलिमेंट प्योर कंडीशन में इन अकेली एग्जिस्ट करती हुई नहीं मिल रही है, केवल सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम को छोड़ के। और ये क्यों मिलती हैं? क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी कम होती है। जिन एलिमेंट की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है वो मिलकर के क्या बना देती हैं, कंपाउंड बना देती हैं, और ये कंपाउंड आपस में मिल जाते हैं कई बार, तो क्या बना देते हैं, मिक्सचर बना देते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्स के बारे में हम बात करें तो एलिमेंट इज सब्सटेंस। आप एलिमेंट को डेफिनेशन में यदि लिखना चाहें तो लिख लीजिए, एलिमेंट is a substance, element is a substance which cannot be split up, element is a substance which cannot be split up into two or more simpler substance, which cannot be split up into two or more simpler substance. Element is substance which is made up of only one kind of atom. Element is a substance which is made up of only one kind of atom. ठीक है, अच्छा, अब एलिमेंट जो होती हैं ये नेचर में कैसी एग्जिस्ट करती हैं, तो ये सॉलिड में भी हैं, लिक्विड में भी हैं और गैस में भी हैं। सारी की सारी एलिमेंट सॉलिड, लिक्विड, गैस अलग अलग कैटेगराइजेशन में नेचर में हमको मिलती हैं। साथ ही साथ ये दो कैटेगरी और होती हैं, एक होती है नॉन मेटल और एक होती है मेटल। ठीक है, तो जो एलिमेंट्स होती हैं वो दो कैटेगरी में नॉर्मली तौर पे हम डिवाइड करते हैं। बाकी एक इनका लंबा क्लासिफिकेशन है अलग अलग तरीके से, उनको हम अगले वीडियोस में देखेंगे।
अभी हम इनको शॉर्ट में देखते हैं। जो एलिमेंट्स होती हैं वो मेटल और नॉन मेटल दो पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं। यदि केवल दो करें तो नॉन मेटल 22, बाकी अदर जितनी हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, मेटल्स होती हैं। ठीक है। अच्छा, मेटल्स में हम देखें तो सारी की सारी मेटल्स हमें कैसी मिलती हैं, सॉलिड मिलती हैं। केवल एक है मरकरी जो कि हमें लिक्विड स्टेट में मिलती है। केवल एक एलिमेंट ऐसी है लिक्विड स्टेट में जो हमें मिलती है स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे, ST स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर केवल मरकरी आपको लिक्विड में मिलेगी। लेकिन 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर पर आपको सीजियम और गैलियम, ये दो ऐसे एलिमेंट और हैं मेटल, ये दो ऐसी मेटल और है सीजियम और गैलियम जो कि आपको लिक्विड स्टेट में मिलती हैं। गैस की हम बात करें तो कोई भी एलिमेंट आपको, कोई भी मेटल एलिमेंट कभी भी आपको गैस फेज में नहीं मिलेगी। मैक्सिमम एलिमेंट सॉलिड फेज में मिलती हैं। मरकरी स्टैंडर्ड टेम्परेचर का मतलब होता है 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर केवल मरकरी लिक्विड स्टेट में मिलती है। इसके अलावा यदि हम बात करें 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर सीजियम और गैलियम, मतलब 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 3 ऐसी मेटल्स हैं जो आपको लिक्विड स्टेट में मिल सकती हैं। नॉन मेटल्स की हम बात करें कि नॉन मेटल्स सॉलिड, लिक्विड, गैस में कौन सी मिलती हैं, तो ये सॉलिड भी मिलती है, लिक्विड भी मिलती है और गैस भी मिलती है। ठीक है। लिक्विड की बात करें तो ब्रोमीन, ठीक है, जो Br2 के फॉर्म में मिलती है। ब्रोमीन ऐसी नॉन मेटल है जो कि लिक्विड फेज में मिलती है। ठीक है। गैस की बात करें तो गैस में इनर्ट गैस एक कैटेगरी होती है जिसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये जो होती हैं आपको हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, 6 टोटल एलिमेंट आपकी हैं यहां पर। ये 6 टोटल एलिमेंट आपको क्या मिलती है, नेचर में फ्री स्टेट में इनके एटम्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं नेचर में, इनके एटम्स पाए जाते हैं। ये गैसेस या ये एलिमेंट इन ऐसी होती हैं जिनका आपको मॉलिक्यूल नहीं मिलता है या कंपाउंड नहीं मिलता है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, इनर्ट गैस कहते हैं। इनर्ट गैस की डेफिनेशन क्या है, some elements which present in atomic phase in nature independently is called inert gas। इनके नाम क्या है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ठीक है। तो ये आपकी 6 इनर्ट गैसेस हैं। इसके अलावा H2, O2, N2, Cl2, F2, 5 टोटल मिलाकर के आपकी इनको मिला दिया जाए तो 11 ऐसी हैं पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल में। 11 एलिमेंट ऐसी हैं जो गैस में पाई जाती हैं, 2 एलिमेंट ऐसी हैं जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर लिक्विड में पाई जाती हैं। टोटल मिला के 4 एलिमेंट ऐसी हैं जो लिक्विड हो सकती हैं 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। अदरवाइज सारी एलिमेंट्स जो होती हैं वो क्या पाई जाती हैं, सॉलिड कंडीशन में पाई जाती हैं। ठीक है। तो ये बात हो गई, आप समझ गए एलिमेंट्स क्या हैं, कौन सी एलिमेंट लिक्विड है, कौन सी सॉलिड है, कौन सी गैस है, क्योंकि इसको लेके क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। अच्छा चलिए, अब यहाँ पर हमने एक और वर्ड यूज़ किया है, मेटल और नॉन मेटल। तो हम समझ लेते हैं मेटल क्या है और नॉन मेटल क्या है। वैसे तो आपने 8th क्लास में मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में चीज़ों को पढ़ा हुआ है। आपने पढ़ा हुआ है कि मेटल ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो मेलेबल होते हैं, जो डक्टाइल होते हैं, हार्ड होते हैं, सोनोरस होते हैं, ये सारे मेटल्स होते हैं। और जो ब्रिटल होते हैं, जो शाइनी नहीं होते हैं, जो सोनोरस नहीं होते हैं, जो मेलिएबल नहीं हैं, उनको हम क्या कहते हैं, नॉन मेटल कहते हैं। मेटल के अंदर एक और प्रॉपर्टी क्या पाई जाती है कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, जबकि नॉन मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते हैं। ये डेफिनेशन आपने पढ़ी हुई है 8th क्लास में मेटल और नॉन मेटल की। लेकिन मेटल और नॉन मेटल की यदि हम केमिकली डेफिनेशन की बात करें तो उसके लिए हमें यह समझना होगा कि जिस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का नेचर होता है वो कहलाती है मेटल,
और जिस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को गेन करने का नेचर होता है वो कहलाती है नॉन मेटल। केमिस्ट्री के हिसाब से यही मेटल और नॉन मेटल की डेफिनेशन है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मेटल इज स्पेसिफिक टाइप ऑफ एलिमेंट्स विच हैव कैपेसिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन एंड नॉन मेटल आर स्पेसिफिक टाइप ऑफ एलिमेंट विच हैव कैपेसिटी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। तो ऐसी एलिमेंट्स जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का नेचर होता है वो कहलाती हैं मेटल, और जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन को गेन करने का नेचर होता है वो कहलाती हैं नॉन मेटल। अब ये नेचर कैसे जनरेट होता है, क्या होता है, इनके बारे में हम आगे जानेंगे। ठीक है, ये वैलेंसी से रिलेटेड है, और यदि आप इसके बारे में अभी जानना चाह रहे हैं तो फिर से आप लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री के वैलेंसी वाले वीडियो पर जाइए, वहां आपको इसमें डिटेल में किस तरीके से कंपाउंड, किस तरीके से वैलेंसी या केमिकल बॉन्डिंग वाला आप वीडियो इसमें देख सकते हैं। तो वहां आपको समझ आ जाएगा कि कौन है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और कौन है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। बेसिकली अपने आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को मैनेज करने के लिए एलिमेंट्स क्या करती हैं, यदि एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है तो डोनेट कर देती हैं और लेस इलेक्ट्रॉन है तो गेन करती हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन के डोनेट और गेन होने का जो नेचर है, इसके बेस पे हम उन्हें मेटल और नॉन मेटल कहते हैं। जिसके अंदर जो जितने अच्छे और इजी तरीके से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो उतना अच्छा मेटेलिक होता है। जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो उतना अच्छा नॉन मेटेलिक होता है। ठीक है, तो ये तो हमने बात कर ली इसकी। अब कुछ हम प्रॉपर्टीज के बेस पे यदि हम बात करें कि जैसे मैलिएबल प्रॉपर्टी हम किसे कहते हैं, मटेरियल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट मैलिएबल। देखिए जैसे हम कहते हैं सिल्वर और गोल्ड, आपने देखा होगा कि जो मिठाइयों के डिब्बे होते हैं उसमें जो मिठाइयाँ रहती हैं उन मिठाइयों पे सिल्वर का एक वर्क लगा हुआ होता है, सिल्वर की एक फॉइल लगी हुई होती है। तो सिल्वर की फॉइल वो बेसिकली सिल्वर की ही होती है, क्योंकि सिल्वर और गोल्ड क्या होते हैं, बहुत मैलिएबल मेटल्स होते हैं। ये इनकी हम बहुत पतली थिन शीट बना सकते हैं। ठीक है, तो इस बेस पे जिनको हम थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं उनको हम कहते हैं मैलिएबल एलिमेंट्स या मैलिएबल मेटल्स। ठीक है, सारी मेटल्स में मैलिएबिलिटी अलग अलग होती है। सिल्वर और गोल्ड मोस्ट मैलिएबल मेटल्स के तौर पे जाने जाते हैं। एक दूसरा नेचर होता है जिसे हम बोलते हैं डक्टाइल या डक्टिलिटी। जब हम किसी एलिमेंट्स को उसको लिक्विड कंडीशन में ला करके पतला करके उसके लंबे लंबे वायर खींच सकते हैं, तो यदि हम वायर खींच सकते हैं तो ऐसी एलिमेंट्स या ऐसी मेटल्स कहलाती हैं डक्टाइल, या उस नेचर को हम क्या कहते हैं, डक्टिलिटी कहते हैं। और सिल्वर और गोल्ड के अंदर डक्टिलिटी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, कई बार पूछा जाता है, कई बार एनटीएससी का बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको लेके कई बार क्वेश्चन बनते हैं कि मैलिएबल क्या होते हैं, डक्टाइल क्या होते हैं, सोनोरस का मतलब क्या होता है। सोनोरस का मतलब होता है जिसको हम किसी दूसरे मटेरियल से जिस पर हम वो करें, स्ट्रोक करें तो उसमें से आवाज निकले तो वो कहलाता है सोनोरस। लस्ट्रस का मतलब होता है जो शाइन दे, जिसके अंदर से चमक निकले। अब लस्टर जो होता है वो दो तरीके का होता है, एक लस्टर तो होता है उसके सरफेस के कारण, और एक लस्टर होता है जिसे हम मेटेलिक लस्टर कहते हैं। मेटेलिक लस्टर का अलग रीजन होता है, सरफेस का अलग रीजन होता है। जैसे मान लीजिए आपने एक सरफेस को अच्छा बढ़िया पॉलिश कर दिया है, तो वो क्या करेगा, लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, तो वो उसका मेटेलिक लस्टर नहीं है। ठीक है, वो रिफ्लेक्शन का लस्टर है। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं कि वो रखे हुए हैं तो भी वो क्या करते हैं, शाइन दिखाते हैं स्पेसिफिक, वो मेटेलिक लस्टर होता है। ठीक, तो ये हमने बात कर ली मेटल की और नॉन मेटल की। मेटल्स के सॉलिड लिक्विड गैस की हमने बात कर ली, नॉन मेटल्स के सॉलिड लिक्विड गैस की बात कर ली। मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, इनकी हमने बात कर ली। कुछ छोटे छोटे टर्म्स, वैसे तो ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में ही हम इनको देखें तो बेहतर होगा। डेफिनेशन मैंने आपको बताई दी है मेटल एंड नॉन मेटल की। केमिकली डेफिनेशन, विच हैव कैपेसिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन कॉल्ड मेटल, विच हैव कैपेसिटी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन कॉल्ड नॉन मेटल। बाकी मैंने आपको कैटेगराइजेशन भी बता दिया है। अच्छा, पीरियोडिक टेबल के अंदर यदि आपको मेटल और नॉन मेटल आइडेंटिफाई करने हो कि मेटल्स कहाँ पर पाई जाती हैं और नॉन मेटल्स कहाँ पर पाई जाती हैं, तो मैं वो और आपको बता देता हूँ। कहाँ गया मार्कर?
देखिए पीरियोडिक टेबल तो आप सभी लोगों ने नहीं देखी होगी, और यदि आपने नहीं देखी है तो नेट से आप इसको, या आपकी बुक के जो केमिस्ट्री की बुक है उसके फर्स्ट पार्ट पर यह टेबल बनी रहती है। इस टेबल में ये कुल मिला करके कुछ, मैं इसका एक रफ डायग्राम अभी आपके सामने यहाँ बना रहा हूँ। इस तरीके से एक पूरी की पूरी टेबल आपको मिलती है देखने को। 1 2 3 4 5, इस तरीके से एक पूरा का पूरा रफ डायग्राम आपको टेबल का। इस टेबल को हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। और पीरियोडिक टेबल में ये जो है इस तरीके के, इनको हम क्या बोलते हैं? ग्रुप बोलते हैं। और ये जो लाइन्स है इनको हम पीरियड बोलते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? ग्रुप्स कहलाते हैं, ये पीरियड्स कहलाते हैं। ग्रुप्स के जो टोटल नंबर होते हैं, जो टोटल 18 ग्रुप होते हैं, और पीरियड जो होते हैं वो टोटल 7 पीरियड्स होते हैं। ठीक है, तो कितने ग्रुप होते हैं? 18 ग्रुप होते हैं और 7 पीरियड होते हैं। ये जो 2 ग्रुप आपको दिख रहे हैं इनको हम एस ब्लॉक बोलते हैं। यहां से यहां कर मिला करके 10 ग्रुप होते हैं, इनको हम डी ब्लॉक बोलते हैं। और ये जो ग्रुप है इनको हम क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है, तो नीचे इसके अलावा यहाँ पर 2 और आपको इस तरीके के 14 एलिमेंट के पाए जाते हैं। 14 इस तरीके से रहते हैं, इनको हम एफ ब्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? एफ ब्लॉक कहते हैं। एफ ब्लॉक में कितने? टोटल 14 एलिमेंट यहाँ होती हैं और 14 एलिमेंट यहाँ होती हैं। ठीक है, तो ये एफ ब्लॉक है, ये एस ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है और ये पी ब्लॉक है। ये हमारी मेन पीरियोडिक टेबल है। इसमें ये वाला और ये वाला सारा का सारा कैसा होता है? मेटल्स पाई जाती हैं। ठीक है, केवल पी ब्लॉक को हम देखें, पी ब्लॉक को यहां से हम जिगजैग में इसके थ्रू हम ये कर दें तो जो इतना हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, इस हिस्से में मेटल पाई जाती हैं और इस हिस्से में आपकी क्या पाई जाती हैं? नॉन मेटल पाई जाती हैं। यहां पर आपका सीजियम होता है, जिसे हम कहते हैं मोस्ट, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। यहां पर सीजियम होता है, ये पूरी पीरियोडिक टेबल में मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट है। और यहां पर आपकी फ्लोरीन होती है, जो पूरी पीरियोडिक टेबल में मोस्ट नॉन मेटेलिक एलिमेंट है। ठीक है, तो यहां पर आपकी मैक्सिमम नॉन मेटल्स पाई जाती हैं, यहां पर आपकी मेटल्स पाई जाती हैं। सीजियम आपका मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट है, फ्लोरीन आपका मोस्ट नॉन मेटेलिक एलिमेंट है। ये जिगजैग लाइन पे जब हम बात करते हैं तो यहां पर क्या होता है? यहां पर आपकी मैक्सिमम एलिमेंट्स होती हैं जिन्हें हम मेटलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटलाइड कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली किस किस टॉपिक पे? मेटल पे, नॉन मेटल पर। ठीक है, चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर क्लोज करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम, नेक्स्ट पार्ट में हम कंपाउंड के बारे में देखेंगे। ये देखेंगे कि कंपाउंड क्या होता है, क्यों आखिर उसे हम प्योर सब्सटेंस के तौर पे लेते हैं। ठीक है, और किस तरीके से कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास एंड करते हैं। आप सभी लोग वीडियो को देखिए, जो समझ नहीं आता है आप उसके लिए नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं उसके आंसर से रिलेटेड या जिन टॉपिक्स को लेकर डाउट है, आप उन टॉपिक्स को लेकर भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं उनसे रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए बना करके और डाल दूंगा। ठीक है।